हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्यारे बच्चों, आइए इसको खूब अच्छे से समझते हैं और खूब बढ़िया से इसको न्यूट्रलाइज करते हैं उस लेवल तक, उस एक्सटेंट तक जहां नीट और जेई की बातें समाप्त होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इसका डेफिनेशन जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां मैं क्या लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड कब, when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास कोई 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम है और हम उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों को इंसर्ट करा रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को इंसर्ट करा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या बन जाएगा, X माइनस एनाइन बनेगा। ठीक है, तो गौर से समझना, दो स्थितियां पैदा हो सकती हैं। क्या क्या बोला है वो, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तो देखो, अगर एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज्ड, अगर एनर्जी रिलीज्ड हो रही होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही होगी बच्चों, एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो गई होगी, पॉजिटिव। अब हमने आपको पीछे हमेशा एक बात सिखाने की कोशिश की है कि जब भी कभी किसी चीज़ पर अट्रैक्शन लगता है तो वहाँ पर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है और वो प्रोसेस हमेशा क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। और जब भी कभी किसी चीज़ पर रिपल्शन लगता है तो वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। तो प्यारे बच्चों, ज़रा मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा कि कब कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें, इनर्ट गैसेस के लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होती है। और तीसरा जो हमारे पास है बच्चों, ग्रुप टू के जो मेटल्स मौजूद हैं, कौन कौन, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, इनके लिए भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सबके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब मैं इन्हें जस्टिफाई भी कर सकता हूं बहुत आसानी से, अगर आप सुने गौरपूर्वक तो। देखिए, जब भी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। और जब भी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। तो मैं अभी जस्टिफाई कर देता हूं 1 बाय 1 करके। उम्मीद करता हूं कि अभी जो भी कुछ मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा। इनके अलावा जो भी हैं रिमेनिंग जो भी हैं उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। देखिए यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले इसके दो कॉन्सेप्ट चलते थे बच्चों, एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ओल्ड कॉन्सेप्ट में जरा बात को समझना क्या था, और फिर न्यू कॉन्सेप्ट आया। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट आया किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो क्या था, वो सबसे पहले तो ये जान लो कि 0 केल्विन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर बोलते हैं, और ये कितना होता है बच्चों, ये -273 केल्विन के बराबर होता है। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट था किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या होता है बच्चों, डिफाइन होता है। तो देखिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था और जो न्यू कॉन्सेप्ट था, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए न्यू कॉन्सेप्ट में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट में जाएं तो जरा ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती। ओल्ड कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा के हमेशा वो ओल्ड कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी, पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती थी। जरा मैं इसको और डेप्थ में आपको समझाता हूं। अभी तो मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो तरीके से पढ़ी जा सकती है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट में, एक न्यू कॉन्सेप्ट में। न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिफाइन होता है, जिसे हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और वो हमेशा माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बराबर होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि यहां भैया हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव नहीं कर सकते। अब आते हैं जरा इसके डेफिनेशन पर। तो ये भी क्या, टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, यानी एक ही बात को दूसरे तरीके से बताने का या देखने का नजरिया है। जरा समझना, अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर हम बात करें न्यू कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अट्रैक्शन अगर कहीं लग रहा है तो इस बात को जरा आप अपने नोट्स में ओके करते चलना। देखो बच्चों, इतनी बातें समझे हो ना, थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए कि कहीं एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया और ये माइनस बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो अट्रैक्शन कौन लगाएगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस ही लगा सकता है बच्चों, न्यूक्लियस लगाएगा, ठीक है। और अट्रैक्शन लगाएगा तो एक चीज और अच्छे से समझाता। देखिए, जब भी कभी किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट होता है तो सेम टाइम पर वहां दो फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या एक्सर्ट करता है, अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। बट सेम टाइम एटम में बहुत सारे उसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके खुद के, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहे होते हैं, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहे होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने का इरादा रखते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्सेस वर्क करते हैं। एक तो एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और दूसरा एटम के खुद के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन। अब दोनों में जो प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, रिजल्टेंट होता है, जो मोर डोमिनेंट होता है, उसकी तरफ रिजल्ट चला जाता है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि अट्रैक्शन इज डोमिनेंट फोर्स, तो अगर अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों, तो अट्रैक्शन लगेगा तो ये गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। अरे भाई, अगर आने वाले चीज पर किसी ने अट्रैक्शन लगाया, यानी उसकी लेने की प्रक्रिया जो है, उसको ब्रह्मांड, उसको ये पूरा का पूरा हमारा नेचर एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो वो गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि पृथ्वी पर साइंस में कहीं भी जब अट्रैक्शन लगता है तो थ्रू आउट ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नेगेटिव होना
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉजिटिव होना, ये गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन है। अब बच्चों जरा देखिए, अगर इसका उल्टा हम सोचें कि आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अगर बजाय अट्रैक्शन के प्यारे बच्चों क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन न्यूक्लियस अट्रैक्शन की तुलना में मोर डोमिनेंट फोर्सेस हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम अगर ऐसे बोलें कि यहाँ पर क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। रिपल्शन कौन लगाएगा, एटम का इलेक्ट्रॉन किस पर लगाएगा, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे जिसे हम इंसर्ट करा रहे हैं तो रिपल्शन लगाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा एंड द चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, या नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लेने की बेहतर प्रक्रिया नहीं है। तो ये सब न्यू कॉन्सेप्ट में चलता है और कब चलता है, एट 0 केल्विन। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, ये 0 केल्विन पर डिफाइन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे चलता हूं, अब जरा बात को समझना। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग, हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। हम लोग इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड हैं, गैसियस स्टेट में मौजूद हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मान लीजिए ए माइनस गैस बनाता है, ये क्या बना देगा, बी माइनस गैस बना देगा, ये क्या बना देगा, सी माइनस गैस बना देगा और ये क्या बना देगा, डी माइनस गैस बना देगा, ठीक है। अब जरा बात को समझना। सपोज करिए यहाँ पर ये -30 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये मान लीजिए -110 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये मान लीजिए -70 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये मान लीजिए -90 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है। मीन्स द गिवन वैल्यूज आर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। ये जो दी गई वैल्यूज हैं प्यारे बच्चों, ये करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस की क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं और यहाँ ए लिख दूं और यहाँ या थोड़ा और अच्छा कर देता, वेट, मान लीजिए कि मैं कुछ कॉलम्स बनाता हूँ ऐसे और यहाँ ए लिख देता, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ लिख देता इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और यहाँ लिख देता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओल्ड, यानी ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यू, यानी न्यू डेफिनेशन के हिसाब से। तो दो डेफिनेशन चलती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू ए के लिए -30, अब ये यूनिट जानते रहना, ये -110, ये -70 और ये -90 है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, देखो ओल्ड टाइम पर क्या था, जरा समझने की कोशिश करिए। ओल्ड, इन सभी पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। अगर इन सबों पे अट्रैक्शन लग रहा है तो जो अट्रैक्शन वाला प्रोसेस था, यानी कि अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, इसके लिए 30, इसके लिए भी कितनी हो जाएगी 110, इसके लिए 70, इसके लिए 90। अब इसी में मैं एक रिएक्शन अगर और ऐड कर दूं बच्चों, बहुत गौर से और गहराई से बातों को समझना, ऐसे, और मैं मान लूं कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है 20 किलो जूल पर मोल, इट्स नॉट -20, यानी पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, रिपल्शन। तो ई के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी +20 है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ओल्ड कॉन्सेप्ट वाला, वो 0 हो जाएगा। यानी कि
ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन वर्क कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी कंसीडर की जाती थी बच्चों? 0 कंसीडर की जाती थी। बट न्यू कॉन्सेप्ट में देखो, ये तो -30, ये माइनस से ये 1 110, ये 70, ये 90, बट दिस वन इज -20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा था। अगर मैं लिखूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, यानी कि कौन सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और कौन सबसे घटिया तरीके से लेगा। तो चाहे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के आधार पर जवाब दें, चाहे ओल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर जवाब दें, और चाहे न्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर जवाब दें, बेसिस कुछ भी हो, आंसर हमेशा यूनिफॉर्मली सेम आएगा। जरा देखिए, सबसे पहले मैं इसके बिहाफ पर आंसर निकालने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। जहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी यानी वहां प्रोसेस मोर स्टेबलाइज हो रहा होगा। ऐसे समझाता हूं, अगर एटम किसी चीज पर अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा। भाई तुम किसी को पैसे देते हो तो वो खुश होता है, तो जितना ज्यादा पैसा दोगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। किसी को तुम प्यार करते हो, उसे अच्छा लगता है, जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी को तुम मारते हो, उसे दर्द होता है, जितना ज्यादा मारोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। तो अगर कोई आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है और वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो सबसे ज्यादा रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बी में है, यानी बी इलेक्ट्रॉन गेन के लिए सबसे बेस्ट है। जब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, और अगर कोई चीज सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो खुद मोर स्टेबल होगा ना, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, तो मोर स्टेबलाइज हो जाएगा। चाहे जैसे समझो, सब तरीका एक ही बात को बताता है। यानी कि बी सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा, बी के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी किसने रिलीज किया? डी, यानी कि यहां भी आने वाले इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। डी के बाद किसने किया बच्चों? डी के बाद किया सी ने, और सी के बाद किया ए ने। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करो तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को कोई ले रहा होगा। तो इस हिसाब से भी आंसर क्या आ जाएगा? बी, डी, सी, ए। और यहां भी आ जाओगे तो उसी हिसाब से भी आंसर क्या आ जाएगा? बी, डी, सी, ए। कुल मिलाकर के यहां से दो बातें निकल कर आई। पहली क्या बात निकल के आई बच्चों? कि ध्यान से देखना, पहली बात निकल के आई कि ग्रेटर इज द अट्रैक्शन। तो ग्रेटर इज रिलीज्ड एनर्जी, इसको नोट कर लेना कहीं, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। तो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। इसी बात को हम उल्टा बोल सकते हैं कि लेसर इज द अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन जितना कमजोर होगा तो लेसर एनर्जी, लेसर इज रिलीज एनर्जी, समझ में आ जाना चाहिए आपको। और जितना रिलीज एनर्जी कम होगी तो उतना ही लेसर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। पहली बात तो ये बताना चाह रहा था कि कोई एटम किसी भी आने वाले इलेक्ट्रॉन पर जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा वो प्रोसेस उतना स्टेबलाइज होगा और इतना ही अच्छे से होगा, और कोई आने वाले इलेक्ट्रॉन पर जितना रिपल्शन लगाएगा वो उतना डिस्टेबलाइज होगा, उतना ही खराब तरीके से होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो अब मैं आगे आपको बहुत कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, किताबें जो कहती हैं, बुक वो क्या कहती है? किताबें कहती हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। और एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई कोई बहुत बड़ा एटम है तो उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से क्या होगी? ज़्यादा। बट अगर कोई छोटा एटम है तो उसमें बाहर से जो हम इंसर्ट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी न्यूक्लियस से दूरी क्या हो जाएगी? कम। और जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा।
बिल्कुल दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की, ये दोनों चीज़ें एक ही बात को तो रिप्रेजेंट करते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बढ़ जाएगा। और किताबें कहती हैं कि यदि टॉप टू बॉटम जाओ तो रेडियस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी इस बात को सिरे से नकारता हूँ और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब मैं कुछ बातें बताना शुरू करूँगा जो आपको 1 बाय 1 करके समझना होगा। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें हम मंत्र नंबर 1 पे काम करेंगे, जो बुक को बिल्कुल वायलेट कर रहा होगा और एक डिफरेंट रिजल्ट निकाल के आपके सामने रखेंगे। मंत्र नंबर 1 में सबसे पहले कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, सिर्फ पी ब्लॉक के लिए बात सच है, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। अब जरा पी ब्लॉक को लिखो तो पी ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड में कौन आता है? पी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड यानी कि पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पीरियड, बाबा और या बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और अगर हम इधर आ जाएं तो थर्ड पीरियड कौन है? पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है, जरा देखें वो कौन है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और ये सल्फर और ये क्लोरीन। प्यारे बच्चों, अगर हम बुक की बात करें तो बुक क्या कहता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है और साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इन सबों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ऊपर वालों से क्या होती है? ज़्यादा। यहाँ स्टार लगा देता हूँ। रीज़न ये है कि ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी एलिमेंट्स की तुलना में सबसे कम होती है। प्यारे बच्चों, जरा देखो मंत्र नंबर 1 क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, यानी ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए लागू होता है? पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक ये क्या है? सेकेंड पीरियड, और ये क्या है? थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा बात को खूब अच्छे से। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का और ये क्या है? थर्ड पीरियड। बट ये पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं लागू होता, ये सिर्फ कहाँ लागू होता है? पी ब्लॉक में। प्यारे बच्चों, इसे मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूं बहुत आसानी से। देखिए, अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की जिसमें 2 शेल होगा, और अगर हम बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की जिसमें 3 शेल होगा। अब जरा देखना प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई एटम है जिसमें कुल 2 शेल मौजूद हैं और न्यूक्लियस है, और कोई दूसरा एटम है जिसमें 3 शेल मौजूद हैं और कौन है? उसका खुद का न्यूक्लियस। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट कराया जाएगा और इसमें इंसर्ट कराया जाएगा तो देखिए होता क्या है। यहाँ पर साइज छोटी है। अगर साइज छोटी है तो जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं, भाई अगर बोरॉन की बात की जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो साइज छोटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? कम। क्योंकि वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे बोरॉन के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के वो बहुत मिनिमम वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड रहते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन, हमने गलती से लिख दिया घट जाएगी, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि बच्चों देखिए, चार्ज डेंसिटी होती क्या है? जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है बच्चों चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अब जरा बात को समझो, अगर वॉल्यूम जो है कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना, बिल्कुल। तो जरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर साइज छोटा है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ेगा ना, रिपल्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग
फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब चार्ज बढ़ते हैं तो फोर्स भी बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पर इनके इलेक्ट्रॉनों का जो रिपल्शन है वो बढ़ेगा, और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है अट्रैक्शन कम होगा। ये बात ध्यान रखना, तुम कहीं भी रिलेट कर लो आपका एक दोस्त है, उससे आपका अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मिनिमम रिपल्शन कम होगा, और आपका एक दोस्त है उससे रिपल्शन ज़्यादा है, यानी आप झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अट्रैक्शन कम है। तो जब इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगा। रिपल्शन किसने लगाया, इस एटम के इलेक्ट्रॉनों ने। किस पे लगाया, आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर। अट्रैक्शन किसने लगाया, इस एटम के न्यूक्लियस ने। किस पे लगाया, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर। प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात हो जाती है तो आगे देखिएगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, ये एसी बंद करनी पड़ेगी। तो आगे देखिएगा, अगर अट्रैक्शन रिपल्शन बढ़ा अट्रैक्शन कम हो गया, तो अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी। तो इसको मैं एक साइन से दिखाता हूं। अब यहां जरा देखो, क्योंकि यहां पर बच्चों साइज बढ़ गई। अब साइज बढ़ गई तो जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूरी में मौजूद है। ज़्यादा दूरी में होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जब यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कम हो जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी में है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी बच्चों तो अपने आप रिपल्शन घटेगा, क्योंकि जो रिपल्शन है वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पावर पे ही तो डिपेंड करती है। रिपल्शन कम होगा, ऐसा कौन कहता है, कूलाम लॉ। और रिपल्शन कम होगा तो अपने आप अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। भाई अगर ये 10 मान लो 10 से अट्रैक्ट कर रहा है, 2 से रिपेल कर रहा है, तो मान लो रिपल्शन घट के 2 से 1 हो गया, तो अपने आप अट्रैक्शन 8 से बढ़ के 9 हो जाएगा ना। तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। तो ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं इसको रिलेट करूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, तो आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मंत्र नंबर 1 के बाद मेरे पास एक और बात है, जो है मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 क्या कहता है, देखिए बच्चों, हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 14-15 का, ग्रुप 15-16 का, और ग्रुप 14 और ग्रुप 16 का। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे ध्यान दे करके सुनेंगे। ग्रुप 14 में कौन आता है, कहे शिव जी सुने पार्वती। 15 में कौन आता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि जिसकी साइज क्या होगी, जिनकी साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ऐसे में तो इन सब की इन सब से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अब जरा देखो होता क्या है, होता ये है, कहे शिव जी सुने पार्वती। इन सब से ज़्यादा होता है किसका, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, इनका। अब इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से मैं इसे जस्टिफाई कर सकता हूं। आप मुझे मौका दें और ध्यानपूर्वक बात को सीखें और समझें। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं कि क्यों ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 15 से ज़्यादा होता है, जबकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की साइज इनसे बड़ी होती है। जैसे कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा है, सिलिकॉन फास्फोरस से बड़ा है, जर्मेनियम आर्सेनिक से बड़ा है, ये जो है टिन एंटीमनी से बड़ा है। दैट्स ऑल। फिर भी इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा
अब बच्चों हम लोग मंत्र नंबर 2 पे काम करेंगे। मंत्र नंबर 2 क्या कहता है जरा देखो। मंत्र नंबर 2 बहुत मस्त है। यहां हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रुप 14 को किसके साथ, ग्रुप 15 के, और किसे कंपेयर करेंगे, ग्रुप 15 को ग्रुप 16 के साथ, और कंपेयर करेंगे ग्रुप 14 को ग्रुप 16 के साथ। देखिए प्यारे बच्चों, किताबें क्या कहती हैं, कहे शिवजी सुने पार्वती, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। किताबें कहती हैं कि जिसकी साइज छोटी होती उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ बिल्कुल उल्टा है, कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा है फिर भी इसकी ज़्यादा, इसकी इससे, इसकी इससे। अब ये रिजल्ट आता है क्यों, हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को ऐसे अलग अलग लिख दें तो यहाँ जरा देखो, इलेक्ट्रॉन लेने से पहले, थोड़ा ज़्यादा राइट में हो गया, रुको इधर कर लेते हैं। अगर हम इनको ऐसे लिखें और देखें कि बच्चों सपोज करो दिस वन इज ग्रुप 14 एंड दिस द ग्रुप 15, यहाँ NS2NP2 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NS2NP3। गौर पूर्वक बात को समझना, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं इन सब का जो जनरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज NS2NP2 एंड दिस इज NS2NP3। तो यहां जरा देखो ये क्या है, NS2NP3। जब इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराते हैं तो ये NS2NP4 हो जाता है। अब जरा देखो यहां पर बच्चों NS2NP2 NS2NP3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कन्वर्टेड इनटू more stable electronic configuration because half filled electronic configurations are relatively more stable। तो यहां हम कह सकते हैं कि more stable electronic configuration is achieved। ठीक है, अगर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, फॉरवर्ड यानी इलेक्ट्रॉन का लेना स्टेबल है। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस स्टेबल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन। परमात्मा क्या लगाएगा उस पर, अट्रैक्शन, बिल्कुल। और अगर अट्रैक्शन लगाएगा तो ये गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, बट ऑब्वियस है। अब अगर हम ग्रुप 15 में आ जाए तो देखिए इनकी तुलना में बात चल रही है, तो यहां पर NS2NP3 था और जब एक इलेक्ट्रॉन डाला तो NS2NP4 हो गया, यानी कि हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे में कन्वर्ट हो गया जो ना तो हाफ फिल है ना फुल फिल है। इसका मतलब कि यहां पर लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड। हमारा जो ब्रह्मांड है, जो नेचर है, उसे ही हम परमात्मा कहते हैं, वो कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं होने देता जिससे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमाइज होती है। प्यारे बच्चों, अगर लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो क्या है, फॉरवर्ड प्रोसेस वो स्टेबल नहीं है, यानी कि नॉट स्टेबल बोल देता हूँ, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा, मेन टास्क है समझाना। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा फिर, रिपल्शन, और जब इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन हावी होगा तो इसका मतलब नॉट गुड, नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। ये इलेक्ट्रॉन गेन के लिए अच्छा नहीं है। प्यारे बच्चों, दैट्स वाई, दिस इज द रीजन कि क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब इंसर्ट होता है तो वो खुद को मोर स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट कर लेता है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में। दैट्स वाई इनमें इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराना इनकी तुलना में कठिन है। अब बच्चों,
आगे चलते हैं। दिस इज द रीजन कि ग्रुप 14 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, ग्रुप 15 से। बच्चों अगर 15-16 में बात करें तो कोई डाउट ही नहीं है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, और यहाँ क्या हो जाएगा OS, सीमा तेरा फोन नंबर। तो दोनों रीजन ग्रुप 16 को ही सपोर्ट करेंगे। देखिए साइज जो हमसे किताबें कहती हैं, साइज छोटी किसकी है, ग्रुप 16 की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर लें तो ये क्या था, देखिए ग्रुप 15 क्या था, NS2 NP3, और ग्रुप 16 क्या है, NS2 NP4। इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये NS2 NP4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो NS2 NP5 में, यहाँ पर स्टेबिलिटी नॉट मच अफेक्टेड, और हम कह सकते हैं बढ़ रही है। दोनों बात बोल सकते हैं, या तो बढ़ रही है या नॉट मच अफेक्टेड। अब इसको मैं कन्विंस कर देता हूँ, देखो क्योंकि NS2 NP5 NS2 NP4 की तुलना में NS2 NP6 के ज़्यादा करीब है। यहाँ देखो NS2 NP6 ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके ज़्यादा करीब कौन है, ये ज़्यादा करीब है, ये दूर है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा। ऐसे ही बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो भाई एक इलेक्ट्रॉन डालने पर यहाँ स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी भाई एक पिता का एक बेटा है जो उसकी बनाई हुई पूरी संपत्तियों को बर्बाद कर देता है, और एक पिता के पास एक बेटा है जो ना कुछ ऐड करता है ना बर्बाद करता है, तो दोनों में ज़्यादा बेटर कौन हुआ, दोनों में वो ज़्यादा बेटर हुआ जो ना कुछ ऐड किया ना बर्बाद किया, कम से कम कांस्टेंट तो लेके चला लिगेसी को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन इसकी स्टेबिलिटी को बर्बाद कर रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। तो इस वजह से भी ग्रुप 16 का ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 15 की तुलना में ज़्यादा होगा, यानी यहाँ कन्फ्यूजन जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्यारे बच्चों तो हम कह सकते हैं इनका इन सब से क्या होगा, ज़्यादा। बट जब हम कंपेयर करते हैं किसको, ग्रुप 14 और 16 को, तो देखिए ग्रुप 14 में कौन आता है, कहे शिव जी सुने पार्वती, और इसमें कौन आता है, OS सीमा तेरा फोन नंबर। देखो यहाँ अगर हम साइज को माने तब तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, 16 की, किससे, 14 से। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस पॉइंट माने तो 14 की ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, 16 से। पृथ्वी पर जहाँ भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जिसे हम कहते हैं एम्बिग्विटी, यानी ये या ये, तो ऐसी स्थिति में हमें डोमिनेंट प्रभाव को जानना पड़ता है। तो डोमिनेंट प्रभाव आपको कौन बताएगा, आपके सर जी बताएंगे। तो मैं यहाँ पर साइज इज डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर देख लेता हूँ फ्रेम में है कि नहीं, राइट साइड वाला होना तो चाहिए भाई, हाँ है, थैंक यू। देखिए साइज इज अ डोमिनेंट फैक्टर, अगर साइज डोमिनेंट फैक्टर है तो 16 का 14 से भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये दो बातें अगर मैं आपको ना पढ़ाता और आप बुक पढ़े होते तो भी आप इन पे अच्छा रिस्पॉन्ड करते, आप जवाब दे लेते। लेकिन देखिए ये वाली बात जो है वो बुक पढ़ के आप जवाब नहीं दे पाते और आप फंस जाते। तो ये बताने के बाद इसको जस्टिफाई करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बच्चा कहेगा 14 का भी 16 से ज़्यादा होता है। तो ये दो मंत्र बहुत ही काम के हैं। एक और मंत्र है बच्चों, मंत्र नंबर 3। मंत्र नंबर 3 क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, इन केस ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, बच्चों S से ज़्यादा P फिर D फिर F, यानी अगर S में जा रहा है ना तो उसकी P से ज़्यादा होगी, और P में जा रहा है तो उसकी D से ज़्यादा होगी, और D में जा रहा है तो उसकी F से ज़्यादा होगी। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये ग्रुप 1 है, कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन आ जाएगा, ग्रुप 13 आ जाएगा, बाबा, अली, गया, इंडिया,
थैला लेकर के। प्यारे बच्चों, ग्रुप 1 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज NS1। ग्रुप 13 का क्या है? NS1 NP2। जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल का क्या होता है? 2s1, तो यहाँ क्या है? 2s2 2p1, सॉरी, और यहाँ क्या है? मान लीजिए 3s1, तो यहाँ क्या हो जाता है? 3s2 3p1। यहाँ है मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल का 4s1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4s2 4p1। यहाँ क्या है? 5s1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5s2 और 5p1। यहाँ क्या है? 6s2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6s2 6p1। अब जरा देखो, अगर ऐसे ही नॉर्मल बात किया जाए, नॉर्मल बेसिस पे, तो नॉर्मल बेसिस पे ग्रुप 1 की तुलना में ग्रुप 13 की तो साइज काफ़ी छोटी होती है। इस हिसाब से तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रुप 13 की काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? ग्रुप 1 से। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, इसका भी आउटर मोस्ट शेल सेकेंड है, इसका भी आउटर मोस्ट शेल सेकेंड है, यानी कि ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का केस है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो जरा देखना बात को। ग्रुप 1 में NS1 है, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NS2। और ग्रुप 13 में NS2 NP1 है, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NS2 NP2। यानी कि हियर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन NS सबशेल, और यहां पर जरा देखो, हियर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन NP सबशेल। तो पीछे तो मैंने बताया कि अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो तो क्योंकि NS की जो क्लोजनेस है वो क्या है? NS इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, और यहाँ NP जो है, NP वो लेस क्लोज टू न्यूक्लियस, लेस क्लोज टू न्यूक्लियस, वो NS की तुलना में NP न्यूक्लियस से कम क्लोज है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा होगा ना बच्चों, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सर्टेड होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा होगा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा होगा उन सब में कम अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं? NP में, और यहाँ किस में जा रहे हैं? NS में। जैसे यहाँ 2s में तो यहाँ 2p, यहाँ 3s में तो यहाँ 3p, यहाँ 4s में तो यहाँ 4p, यहाँ 5s में तो यहाँ 5p, यहाँ 6s में तो यहाँ 6p। बहुत काम की बात है। इसलिए फाइनल जो आंसर बोलूँगा वो क्या बोलूँगा कि आंसर क्या है? आंसर है कि ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है रिलेटिव टू ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, जबकि इनकी साइज़ बड़ी होती है। तो ये 3 मंत्र मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने बातों को थोड़ा बहुत सीखा होगा। अगर सीखा समझा है तो अब ज़रा देखो, हम इन पे धीरे धीरे करके आगे की तरफ कदम फेंकते हैं और इनकी बहुत सारी बातों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, 3 मंत्र तो आपके लिए बहुत काम आएगा। चौथी बात, एक बात है, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हर कोई परेशान हो जाता है। तो जरा उस चौथी बात को देखो, बहुत सटीक बात है। क्या वो चौथी बात ये कहता है बच्चों कि A- की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिसाइड करें। समझाता हूं कि आयोनाइजेशन, ये मंत्र नंबर 4 है, जरूर पढ़ें इसको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A- is always decided by इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A। ये बात ध्यान रखना, समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया और A- बन गया।
अब इस प्रोसेस में मान लो कि 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, माइनस लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी रिलीज हुई। अब बच्चों जरा देखो, ए ने इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी रिलीज किया और ए माइनस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए है ना, बट ऑब्वियस है। अब जरा देखो, अब अगर मैं A माइनस को 20 किलो जूल एनर्जी दे दूं तो A बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जरा गौर पूर्वक समझना। अगर A माइनस को सप्लाई कर दूं एनर्जी तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा नहीं भाई, 10 रुपया छीन लिया रोने लगे, 10 रुपया दे दिया तो हंसने लगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसने अपने में इंसर्ट किया, A माइनस बनाया और 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया, तो अगर हम 20 किलो जूल एनर्जी इसको दे दें तो ये A माइनस A गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब जरा समझना, क्या 15 किलो जूल देने पे काम होता? नहीं। क्या 10 किलो जूल देने पे काम होता? नहीं। 20 या उससे ज़्यादा दे देता तो हो जाता, 50 किलो जूल दे देता तो भी आयोनाइज हो जाता, बट मिनिमम A माइनस को A में कन्वर्ट करने के लिए 20 किलो जूल एनर्जी देना पड़ता, क्योंकि A माइनस में कन्वर्ट होते समय 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज की थी। बिल्कुल, बट ऑब्वियस है। अब जरा देखो, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A माइनस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 किलो जूल पर मोल विथ पॉजिटिव साइन। अगर ये 35 रहा होता तो इसे भी 35 करना पड़ता, अगर ये 40 हुआ होता तो इसे भी 40 करना पड़ता, अगर ये 60 हुआ होता तो इसे भी 60 करना पड़ता। इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात निकल गई, क्या कि मॉड लगा देता जिससे मैग्नीट्यूड आता है, बस कंफ्यूजन न रहता साइन का। मॉड लगा के बोलता कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए ये सीधे तौर पे प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए माइनस के। ये बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, उल्टा कह सकते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है जरा देखो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A माइनस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A। अब जरा ध्यान से समझना, कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे N N माइनस P माइनस, जैसे बनता है O माइनस S माइनस, जैसे बनता है जो है F माइनस Cl माइनस, और हमसे कह दे कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जरा देखो, अब क्योंकि हम जानते हैं कि N माइनस और P माइनस का रेडियस बड़ा होगा N और P की रेडियस से। कैसे जानते हैं? जब भी किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अगर बड़ा होगा तो ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि N माइनस और P माइनस की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो कम होगी N और P के आयोनाइजेशन इंथैल्पी के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पीछे आयोनाइजेशन इंथैल्पी में समझा रखा है। अब N और P में, क्योंकि N की साइज़ P से छोटी है और हम जानते हैं कि साइज़ घटेगी तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। सॉरी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। फिर से बोलता हूँ, शायद मैं उल्टा बोल दिया। नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन ऊपर है, फास्फोरस नीचे है, इसका मतलब नाइट्रोजन छोटा है। नाइट्रोजन छोटा होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइटली होल्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा लगेगी रिलेटिवली। तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगा फास्फोरस से। अब N और माइनस और P माइनस में फैसला मत करना, नहीं तो फंस जाओगे और उल्टा आंसर निकालोगे। अब जरा यहाँ मेरा आशीर्वाद ले लो, ये है N और ये है P। तो अगर हम देखें N और P को अच्छे से, तो N और P में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती? P की। ऐसा हमने कहाँ सिखाया?
मंत्र नंबर 1 में सिखाया। देख लीजिए यहाँ n और p में किसकी ज़्यादा है, p की ज़्यादा है। ऐसे देखोगे समान तरीके से आपको n की ज़्यादा लगेगी, बट एक्चुअली ज़्यादा किसकी होती है, ज़्यादा p की होती है। प्यारे बच्चों देखो इसीलिए हमने पीछे क्या सिखाया आपको, हमने पीछे सिखाया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A माइनस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A। अगर जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उसी के नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का आनाश एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इसीलिए P माइनस की आनाश एंथैल्पी N माइनस के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जबकि बच्चों को उल्टा लगता है, उनको लगता है P की साइज N से बड़ी है तो P माइनस की साइज N माइनस से बड़ी होगी, तो P माइनस का आनाश एंथैल्पी कम होती है, जबकि उल्टा रिजल्ट आता है और P माइनस की क्या होती है, ज़्यादा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, NP और फिर P माइनस N माइनस। ऐसे यहाँ के जवाब दे सकते हैं। क्या आ जाएगा, O का ज़्यादा होगा S से, और फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमारे पास P माइनस, हाँ तो उसके बाद क्या आ जाएगा OS और फिर S माइनस और फिर O माइनस। यहाँ क्या आ जाएगा FCl और उसके बाद क्या हो जाएगा Cl माइनस फिर F माइनस। सेम प्रोसेस से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कि OS इसका रेडियस कम है किससे, S माइनस O माइनस से, इसलिए इसकी आनाश एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा किससे, O माइनस और S माइनस की आनाश एंथैल्पी से। OS में O छोटा इसलिए O की ज़्यादा S से, क्योंकि जिसकी साइज़ छोटी होती है उसकी आनाश एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अब जरा देखो O माइनस S माइनस, तो नेगेटिव चीज़ों का आनाश एंथैल्पी कंपेयर करना मैंने आपको सिखाया है अभी के अभी। जरा देखो O और S में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, S की, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो O माइनस S माइनस में किसकी आनाश एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, S माइनस की। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, OS S माइनस O माइनस। डायरेक्टली मैंने क्या लिख रखा है वही, इसे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसे तुम खुद एक्सप्लेन करो। तो बच्चों ये थ्योरेटिकल हिस्सा था, किस पे जो बेस था, जो बेस था हमारा किस पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इतनी सारी बातों को जब आप जानोगे तो बहुत अच्छे से थियरी को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। अब प्यारे बच्चों इस पे मैं एक दूसरा लेक्चर डालूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हैंडलिंग के तरीके दिए गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से मैं आप सभी सरकारों को कुछ बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाया होऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।